आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क में जहाँ नाजरीन कोरोना वबा का कहर के सबब लोग परेशान हैं, करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोज़गार हो चुके हैं, महाजिर मज़दूर, सनती मज़दूर पेशा लोग काफ़ी बहरानी का शिकार हैं। वहीं पर अंदरून मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान को छू रही है। इसी तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। नाजरीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में आज फिर बड़ा इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये, चेन्नई में 90 रुपये और दिल्ली में 98 रुपये फ़ी लीटर उबर कर चुका है। मुंबई में डीज़ल भी 90 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। नाजरीन, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनियों ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीज़ल की कीमत में 37 पैसे का इजाफ़ा किया है। यह कीमतें बतदरीज बढ़ रही है। इससे क़ब्ल जुमे के रोज़ दोनों पेट्रोलियम ईंधन की कीमतें मुस्तहकम थी। मारूफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में आज 35 पैसे का इजाफ़ा किया गया है। इस इजाफे के बाद यहां पेट्रोल 98 रुपये 11 पैसे और डीज़ल 88 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। जून में अब तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 3.78 रुपये और डीज़ल की कीमत में 3.50 पैसे का इजाफ़ा हुआ है। इससे क़ब्ल मई में पेट्रोल 3.83 पैसे और डीज़ल में 4 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ था। मुंबई में भी यही सूरत हाल बनी हुई है। अंदरून मुल्क में डीज़ल की कीमतें बतदरीज जारी है। दिल्ली में 98 रुपये 11 पैसे, डीज़ल 88 रुपये 65 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये 22 पैसे और डीज़ल 96 रुपये 16 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपये 19 पैसे और डीज़ल 93 रुपये 23 पैसे। कोलकाता में 97 रुपये 97 पैसे और डीज़ल 91 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताउन ख़त्म नहीं होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात में कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी हिमायत ख़त्म नहीं करेगा और उसे बरकरार रखेगा। मिस्टर जो बाइडेन ने जुमे को इजलास के दौरान कहा है कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान के माबैन शराकत दारी ख़त्म नहीं हो रही है, वो उसे बनाए रखेगा। इन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिकी फ़ौज माशी और सियासी हिमायत जारी रहेगी। इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के शहरियों को अपना मुस्तक़बिल तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान में बिलावजह तशद्दुद को रोकने की पुरज़ोर अपील की है, लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया कि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल भी है। नाजरीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा कोविड-19 का कहर तो थम रहा है, वहीं पर तीसरी लहर की सूरत हाल तशवीश का बायस बनी हुई है। नाजरीन, अंदरून मुल्क में हफ्ते में दूसरी मरतबा कोरोना के नए केसेस 50,000 से कम हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने और इन्फेक्शन के नए केसेस में नशे व फराज के दरमियान हफ्ते को दूसरी बार नए केसेस 50,000 से कम हुए हैं। इस दौरान जुमे के रोज़ 61,19,169 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब तक 31,50,45,926 अफराद को कोरोना वैक्सीन कोविड-19 की पहली खुराक दी जा चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी कुर्दा एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 48,693 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,01,83,143 तक पहुँच चुकी है। इस दौरान 64,818 मरीज़ों की सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 2,91,00,000
93,085 हो गई है। मुस्बित मरीजों की तादाद 17,303 से कम होकर 5,95,565 तक रह गए हैं। इस दौरान में 1,183 मरीजों की इस वबा से मौत भी हुई है। अंदरून मुल्क में मरने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 3,54,493 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 1.97% शफायाबी की शरह 96.72% और शरह अमवात 1.31% हो गई है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बित मरीजों में 145 की कमी वाक़ होने के बाद यहाँ ये तादाद कम होकर 1,23,866 रह गई है। इस दौरान रियासत में 10,138 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद कोरोना से नजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 57,72,799 हो गई है, जबकि 511 मरीजों की इस वबा के सबब मौत होने से मरने वालों की जुमला तादाद 1,20,370 हो गई है। अंदरून मुल्क में मंशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए पुरअज़्म मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि मोदी हुकूमत मंशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। सख्त एहतियाती क़वानीन के तहत मंशियात को रोका जा रहा है। मंशियात के इस्तेमाल और इसके गैर क़ानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर अमित शाह ने एक ट्वीट में मंशियात मुखालिफ मुहिम चला रहे नारकोटिक्स ब्यूरो के अहलकारों की तारीफ़ की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मंशियात के इस्तेमाल और उसकी गैर क़ानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी दिन पर मोदी हुकूमत हर तरह की मंशियात के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की अपनी पॉलिसी के अज़्म को इआदा करती है। मैं मंशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे नारकोटिक्स ब्यूरो के अहलकारों की काविशों की तारीफ़ करता हूँ और मुस्तक़बिल में भी मंशियात के रोकथाम के इक़दामात की भरपूर उनकी हिमायत करते हुए उनके साथ मुकम्मल ताउन रखा जाएगा। अफ्रीका नाइजीरिया मुसल्लह हमले आवारों ने 19 देहातियों को मार डाला। नियामी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के टेलबेरी इलाक़े में मुसल्लह हमले वालों ने कम अज़ कम 19 अफराद का कत्ल कर दिया। ये इत्तला मुकामी मीडिया ने जारी की है। नाजरीन, एक्टिव नाइजर न्यूज़ आउटलेट ने जुमा के रोज़ इत्तला दी है कि हमले वालों ने टेलबेरी इलाक़े में वाक़े टोंडी केवेडी कस्बे के 3 देहातों पर हमला किया जो माली के सरहद के करीब है। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ मोटरसाइकिलों पर सवार हमले आवारों ने 3 देहातों पर हमला किया और दुकानों में लूट मार की। इस अफ्रीकी मुल्क में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की दहशतगर्द गुरूह सरगर्म है। ये मालूम नहीं हो सका कि गांव पर किस गुरूह ने हमला किया है। माली फ़ौजी चौकीदारों पर हमले के नतीजे में 6 फ़ौजी हलाक। अफ्रीका के मुल्क माली के बोनी गांव में माली सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतअद्दिद चौकियों पर बैक वक्त हुए दहशतगर्दाना हमले में 6 फ़ौजी हलाक और 1 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये जानकारी फ़ौज ने दी है। दिगर एक वाक़े में जुमे के रोज़ शुमाली गाँव इलाक़े के चागड़ गाँव के करीब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से एक धमाका खेज मवाद से भरी कार टकरा गई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 13 अमन फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इनमें बेशतर जर्मन फ़ौजी मौजूद थे। ममलकत सऊदी अरेबिया में ख़वातीन इंजीनियर्स की तादाद में इजाफ़ा दर्ज किया जा रहा है। रवां बरस ख़वातीन इंजीनियर्स की तादाद में 20% इजाफ़ा किया गया है। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल का कहना है कि ख़वातीन इंजीनियर्स में शामिल साल रवां के दौरान 20% इजाफ़ा हुआ है। काउंसिल में रजिस्टर्ड सऊदी ख़वातीन इंजीनियर्स की मजमूई तादाद 4,304 तक पहुंच गई है। इनमें से 799 वो हैं जिन्होंने 2021 के दौरान इंदराज कराया है। अल वतन अखबार के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल का कहना है कि बेशतर सऊदी इंजीनियर्स ख़वातीन में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, प्रोग्रामिंग, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर और बायो इंजीनियरिंग शामिल हैं।
ناظرین 2020 عیسوی کے دوران انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ انجینئرز کی تعداد 3,575 تھی. اس وقت سعودی خواتین کی تعداد 2,633 سے زیادہ نہیں تھی. 2020 عیسوی کے دوران 900 انجینئرز نے اندراج کرایا ہے. بیشتر کا تعلق سول انجینئرنگ سے تھا. ان کی تعداد 858 ریکارڈ کی گئی ہے. انجینئرز کونسل میں خواتین و حضرات انجینئرز کی مجموعی تعداد 18,646 ہے. ان میں سے 13,047 سعودی انجینئرز تھے، جبکہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں کام کرنے والے انجینئرز کمپنیوں کی تعداد 297 ریکارڈ کی گئی ہے. 2019 عیسوی میں انجینئرز سعودی خواتین کی تعداد 2,633، 2020 عیسوی میں 3,575 اور 2021 عیسوی میں یہ تعداد 4,304 تک پہنچ چکی ہے. پڑوسی ملک پاکستان لاہور دھماکہ، عثمان کاکڑ کا جنازہ، ویکسین کی کمی سمیت پاکستان سے گزشتہ ہفتے کی اہم خبریں. تجزیہ کاروں کے مطابق عثمان کاکڑ کا جنازہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ درج کیا گیا ہے. پاکستان میں گزشتہ ہفتے FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رہنے اور لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں دھماکے کی یہ خبر اہم رہی. اس کے علاقے سینیٹر عثمان کاکڑ کی تدفین اور PSL کے 6 ایڈیشن میں پہلی بار ملتان سلطانز کی کامیابی کی خبریں بھی اہم تھی. اس کے علاوہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان میں پیش آنے والے واقعات پر ایک نظر. پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے. پاکستان نے سعودی عرب میں حوثیوں کے حملوں کی سخت مذمت کی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ سے پیر کی صبح جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جنوبی علاقے میں حوثیوں کے حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی جاتی ہے. ناظرین، بیان کے مطابق یہ امر خوش آئند ہے کہ اتحادی افواج نے بارودی مواد سے لدے ڈرونز کے راستے میں ہی روک کر تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ان حملوں سے ہی بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں اور سعودی عرب کے کئی علاقائی سالمیت کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. ہم ایسے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں. بیان کے مطابق پاکستان ایک بار پھر برادر ملک سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہے اور کسی بھی خطرے کے خلاف مملکت کی سیکورٹی اور علاقائی سالمیت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے. خیال رہے کہ عرب اتحاد نے کہا تھا کہ سعودی ڈیفنس نے اتوار کی رات حوثیوں کا ایک اور حملہ ناکام بنایا ہے. عرب اتحاد کے مطابق جنوبی سعودی عرب کی طرف بھیجے جانے والے بارودی ڈرون تباہ کر دیا گیا ہے. قبل ازیں سنیچر کو عرب اتحاد نے جنوبی سعودی عرب میں حوثیوں کی جانب سے بھیجے گئے 17 ڈرونز تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا. پڑوسی ملک پاکستان میں ویکسین کی قلت، دوسری خوراک 6 ہفتے بعد لگائی جائے گی. پاکستان میں ایسٹرازینیکا ویکسین کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے. حکومت پاکستان نے کورونا ویکسین کی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے ملک میں مفت لگائی جانے والی ویکسینز کی دوسری خوراک 6 ہفتے بعد دینے کی ہدایت جاری کی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے منگل کو صوبوں کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس میں سائنوویک اور فائزر ویکسین کی دوسری خوراک 6 ہفتے بعد دینے کی ہدایت کی گئی ہے. محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین کی دوسری خوراک کے حوالے سے پالیسی تبدیل کی گئی ہے اور دوسری خوراک میں تاخیر سے ویکسین کے موثر ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیال رہے کہ پنجاب اور سندھ میں لوگوں کو کورونا وائرس کی ویکسین کی قلت کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بیرون ملک سفر کرنے والوں نے ویکسین سینٹرز میں ایسٹرازینیکا ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج بھی کیا. سندھ کی وزارت صحت کے ترجمان مہر خورشید نے اردو نیوز کو بتایا کہ ویکسین کی قلت کے باعث وفاق نے صوبائی حکومتوں کو دوسری خوراک 6 ہفتوں کے بعد دینے کی تجویز دی ہے.
مہر خورشید کے مطابق ویکسین کی سپلائی بحال ہونے تک زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کے لیے وفاقی حکومت نے دوسری خوراک میں 6 ہفتوں کا وقفہ رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں چینی ویکسین سائنو فارم اور سائنو ویک کے علاوہ فائزر اور ایسٹرازینیکا ویکسین سرکاری سطح پر مفت لگائی جا رہی ہے۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کی دوسری خوراک 12 ہفتے بعد لینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بیرونی ملک سفر کرنے والوں کو 4 ہفتے بعد بھی دوسری خوراک لینے کی اجازت ہے۔ تاہم ملک میں ایسٹرازینیکا ویکسین کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور وفاقی حکومت پر امید ہے کہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی دوسری کھیپ جون کے آخر تک موصول ہو جائے گی۔ مملکت سعودی عربیہ میں جادو میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی ہے۔ دمام ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے قبضے سے سامان برآمد ہوا ہے۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و ٹیکس و کسٹمز نے دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جادوگری اور شعبہ بازی میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کسٹم انسپکٹر نے شبے کی بنیاد پر ایک مسافر کی تلاشی لی، جس سے جادو اور شعبہ بازی میں استعمال کیا جانے والا سامان برآمد کیا گیا ہے۔ مسافر کے قبضے سے چمڑے کے 5 ٹکڑے برآمد ہوئے، جن پر جادو ٹونے کے نام اور علامتی نمبر لکھے ہوئے تھے۔ کھانے پینے کے سامان میں چمڑے کی یہ ٹکڑے چھپائے گئے تھے۔ مشتبہ مسافر کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں کوارنٹائن کی خلاف ورزیوں پر مزید 40 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال تک جرمانے اور 2 برس قید کی سزا دی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی ٹیموں نے مختلف شہروں میں کورونا آئسولیشن اور کوارنٹائن کی خلاف ورزی پر مزید 40 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جیزان ریجن کی پولیس ترجمان میجر نائف حکمی کا کہنا تھا کہ ریجن کے مختلف علاقوں میں کورونا آئسولیشن اور کوارنٹائن کے خلاف ورزیوں پر 32 افراد کا مختلف اوقات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب الجوف ریجن کی پولیس ترجمان کرنل یزید النوموس کا کہنا تھا کہ الجوف میں 8 افراد کو کوارنٹائن خلاف ورزیوں پر تفتیشی ٹیموں نے گرفتار کیا ہے۔ مذکورہ افراد میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہیں ہاؤس آئسولیشن کی ہدایت کی گئی تھی، جس کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں متاثرین کو عام افراد سے ملاقات کرنے اور عوامی مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ آئسولیشن اور کوارنٹائن کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 برس تک قید یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہے۔ تاہم سزاؤں کا فیصلہ پروسیکیوشن کا ادارہ کرتا ہے۔ امریکہ میں جارج فلوائڈ کی ہلاکت سفید فام پولیس آفیسر کو 22.5 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ استغاثہ نے 30 برس قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی ریاست میں سوٹا کے شہر منی ایپلز کے ایک سابقہ پولیس آفیسر ڈیرک شورون کو سیاہ فام امریکی جارج فلوائڈ کے قتل کے الزام میں 22.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ قتل کے اس واقعے نے کئی دہائیوں بعد امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف بڑی تعداد میں لوگوں کو احتجاج کے لیے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق استغاثہ نے 30 برس قید کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی جج پیٹر کیہل نے ریمارک دیے کہ سزا کی بنیاد جذبات یا ہمدردی پر مبنی نہیں ہے، یہ عوامی رائے پر بھی نہیں بلکہ قانون اور اس کیس سے متعلق حقائق پر مبنی ہے۔ جارج فلوائڈ کے اہل خانہ کے وکیل نے سابقہ پولیس افسر کو سنائی گئی سزا کو نسلی مفاہمت کی طرف ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاریخی سزا مجرموں کو جواب دہ بنا کر جارج فلوائڈ کی فیملی اور امریکی قوم کو زخم بھرنے کی ایک قدم قریب لے آئی ہے۔ منی ایپلز میں سزا سنائے جانے کی سماعت کے دوران جارج فلوائڈ کے بھائی نے جج پر زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ 40 برس کی سزا سنائی جائے۔ ٹینس فلوائڈ نے ڈیرک شون سے یہ بھی کہا کہ گرفتاری کے دوران اس کے بھائی کے قتل کی وجہ بیان کرے۔ کیا سوچ رہے تھے جب میرے
भाई की गर्दन पर घुटना रखा हुआ था, तब दिमाग में क्या चल रहा था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने रद्द अमल में कहा कि पिछले बरस गैर मुसल्लह सियाह फार्म शख्स के कत्ल पर साबिका पुलिस ऑफिसर को दी गई कैद की सज़ा मुनासिब है। याद रहे कि 21 अप्रैल को साबिका पुलिस ऑफिसर डेरेक शोरन को 12 रुकनी ज्यूरी ने जॉर्ज फ्लोरेड के कत्ल का मुजरिम करार दिया था। मुकदमे की समाअत 3 हफ्ते जारी रहने वाली समाअत के बाद ज्यूरी ने साबिका पुलिस ऑफिसर को कत्ल समेत तीनों इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 25 मई को मिनीएपोलिस में एक सियाह फार्म अमेरिकी जॉर्ज फ्लोरेड की हलाकत के बाद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए थे। नाजरीन, दुनिया के सबसे महंगे आम के लिए गार्ड और निगरानी के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं। दरख्त के मालिक विकास दास के मुताबिक मुकामी अफराद भी आमों की निगरानी कर रहे हैं। इंडिया की रियासत बिहार के रिहायशी ने आम के दरख्त के हिफाजत के लिए कैमरे नस्ब किए हैं, एक मुहाफिज भी बिठाया है। आम के दरख्त के मालिक इंडिया के विकास दास ने न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि आम की ये किस्म दुनिया के सबसे महंगी अक़साम में से है, जिसको सूरज का अंडा कहते हैं। ये ज़्यादातर जापान के सूबे मियाज़ाकी में उगता है और दुनिया के महंगे आमों में से एक है। उन्होंने बताया कि ये दरख्त 25 साल पुराना है और क़ानून साज कौंसिल के एक साबिक़ा रुकन की बेटी को किसी से तोहफे में मिला था। विकास दास ने कहा कि इस दरख्त की निगरानी कैमरों के ज़रिए की जाती है और कुछ मुकामी बाशिंदे भी इसकी हिफाजत कर रहे हैं। इनका कहना था कि इस आम एक ख़ास जायक़े और खुशबू पर मुनहसर है जो दिगर आमों से मुख्तलिफ है। विकास दास ने बताया कि वो अपने दरख्त के आम की वो मार्केट में फ़रोख्त करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि इसके लिए नीलामी का एहतमाम करेंगे। दुनिया का सबसे महंगा आम इस मुनफरिद आम के दरख्त पर लगे एक मुतवस्सित आम का वज़न तकरीबन 350 ग्राम होता है और ये एंटी ऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड से भरपूर है। इस किस्म के आम में दिगर अक़साम के आमों से 15% ज़्यादा चीनी होती है। इंडिया में मियाज़ाकी आम की कीमत 2 लाख रुपये फ़ी किलोग्राम के लगभग है। ममलकत सऊदी अरेबिया में सोने की नरखों में फिर कमी रिकॉर्ड की गई है। 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की बिस्किट 1499.72 रियाल का हो गया है। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट के बरक्स जुमेरात को सऊदी अरब में सोने की नरख घट गए। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 124 रियाल 98 हलाला में फ़रोख्त होता है। नाजरीन, आजिल वेबसाइट के मुताबिक ममलकत में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जुमेरात को 214.25 रियाल हो गई है, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने का नरख 187 रियाल 46 हलाला मुकर्रर किया गया है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 160.68 रियाल रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में 1 औंस सोने की कीमत जुमेरात को गिरकर 6,667.50 रियाल हो गई है, जबकि 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की बिस्किट 1,499.72 रियाल का हो गया है। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख बढ़ गए। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने कुछ वक्त के लिए मुनाफे के नर्ख कम कर दिए थे। पूरे हफ्ते में कम तर सतह पर पुर कर दिए थे, जिससे बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में सोने की फौरी सौदे 0.83% के इजाफे से 1 औंस के नर्ख 1,793.46 डॉलर तक बढ़ गए थे। कश्मीर पर इंडिया की कॉन्फ्रेंस नाटक थी जो नाकाम रही। शाह मोहम्मद कुरैशी का बयान। शाह मोहम्मद कुरैशी का कहना था कि गिने चुने लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली में कश्मीर पर APC एक नाटक थी जो नाकाम हुई और इसका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है। जुमे को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शाह मोहम्मद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंडिया ने
इंडिया ने खफत मिटाने और अपने इमेज बहाल करने की कोशिश की जो नाकाम रही है। इनके मुताबिक गिने चुने लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और ऑल इंडिया पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को दावत नहीं दी गई। इन्होंने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के हवाला देते हुए कहा कि इन्होंने इतराफ़ किया कि दिलों की दूरी है और कश्मीर दिल्ली से दूर नहीं। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि मुलाकात करने वाली कश्मीरी क़यादत को 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिए जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इंडिया ने कल आलमी सतह पर अपना तासुर बेहतर करने की नाकाम कोशिश की है। इनके बकौल कश्मीर पर इंडिया की कॉन्फ्रेंस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की उम्दा मिसाल थी। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जोग्राफियाई तब्दीली का मामले पर फोरम पर उठाया है। अफ़गानिस्तान में अमन की सूरत हाल के बेहतरी के लिए UN फोर्स की आमद के हवाले से पूछे गए सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि UN फोर्स का कोई ऐसा प्रोग्राम हमारे इल्म में नहीं आया है। अफ़गानिस्तान में मुस्तक़बिल करीब में तुर्की के किरदार के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी शनीद थी कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल तुर्क फ़ौज को दिया जाएगा। ताहम इस पर हुकूमत तुर्की या तालिबान के मौक़िफ़ के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अगर कश्मीर पर रोड मैप हो तो इंडिया से मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इंडिया को मुज़ाकरत की बहाली के लिए हमारी तरफ लौटना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर दिल्ली कश्मीर के साबिक़ा हैसियत बहाल करने का लाहे अमल देता है तो उनका मुल्क रिवायती हरीफ इंडिया के साथ मुज़ाकरत की बहाली को तैयार है। जुमे के रोज़ बरतानवी ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि अगर कोई रोड मैप हो तो तब हम बात कर सकते हैं। इससे क़ब्ल वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा कि ताल्लुक़ात की बहाली का अमल शुरू करने के लिए इंडिया 2019 ईस्वी में उठाए गए इक़दामात वापस ले। इंडिया में मौजूदा हुकूमत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर कंट्रोल सख्त करने के लिए इसकी खुद मुख्तारी हैसियत ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। इस दौरान बाहमी तिजारत मुअत्तल करते हुए सफारती ताल्लुक़ात में भी कमी कर दी गई थी। रॉयटर्स की जानिब से इंडिया की वज़ारत ख़ारजा से मामले पर तबसरा कहा गया, ताहम फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बरतानवी तसल्लुत से 1947 ईस्वी में आज़ादी मिलने के बाद से ही कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अहम मामला रहा है। हत्ता कि इस पर 2 जंगें भी लड़ी गई हैं। पाकिस्तान इंडिया पर कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाता है, जबकि इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इसके ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े में अस्करियत पसंदों से ताउन करता है। दोनों ममालिक इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। सन 2019 ईस्वी में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक फ़ौजी काफ़िले पर खुदकश हमले के बाद इंडिया ने जंगी जहाज़ पाकिस्तान भेजे थे। इमरान खान ने अपना इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा से इंडिया के साथ महज़ब ताल्लुक़ात चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन की मिसाल देते हुए इन्होंने कहा कि ये सामने की बात है कि अगर आप ख़ित्ते में गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं तो उनका बेहतरीन रास्ता बाहमी तिजारत है। पाकिस्तान ने मार्च में अपने मुआशी उमूर देखने की ज़िम्मेदार इदारे के इस फ़ैसले को मौख़र कर दिया था, जिसमें इंडिया से तिजारत की बहाली का फ़ैसला किया गया था। इस मौके पर कहा गया था कि जब तक दिल्ली कश्मीर से मुतालिक़ इक़दाम को वापस नहीं लेता ये सिलसिला ऐसा ही रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि इंडिया ने कश्मीर की खुद मुख्तारी हैसियत ख़त्म करके सुर्ख लाइन अबूर की है। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इस मुज़ाकरात की बहाली के लिए हमारी तरफ लौटना होगा। कुछ अरसे क़ब्ल इंडिया हुक्काम की जानिब से कहा गया था कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने सिफारतकारी का बैक चैनल खोला है ताकि आइंदा चंद माह के अंदर ताल्लुक़ात को बहाल किया जा सके। अपने इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि अगर वो हमें लाहे अमल भी दे देंगे, ये इक़दामात हैं जो हम अपने साबिक़ा
غیر قانونی اور عالمی قوانین و اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی اقدام کو واپس لینے کے لیے اٹھائیں گے تو یہ قابل قبول ہوگا۔ پاکستان کو فٹ ایف گرے لسٹ میں رکھنے والا 27واں نقطہ کیا ہے؟ پاکستان کو فٹ ایف کی طرف سے اب 6 نکاتی نیا ایکشن پلان دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی معاونت کو روکنے کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے جمعے کو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایکشن پلان کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل کر لیا ہے، تاہم جب تک تمام نکات پر عمل نہ ہو اس کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ پریس میں FATF کی 5 روزہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں ادارے کے صدر مارکوس پلیر نے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کو طویل عرصے سے گرے لسٹ میں برقرار رکھے جانے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اصول واضح ہیں، ان پر عمل نہ کر سکنے والوں کو لسٹ میں رہنا پڑے گا۔ FATF کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ کا نیا ایکشن پلان دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، FATF کے سربراہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ باقی ماندہ ایک آئٹم پر جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے۔ اس آئٹم کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ FATF چاہتا ہے کہ پاکستان ثابت کرے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے کیسز میں تحقیقات اور سزاؤں کا نشانہ اب اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد دہشت گرد گروہوں کے سینئر لیڈر اور کمانڈر بن رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے اقوام متحدہ کے نامزد کردہ ایسے افراد کے خلاف قانون سازی بھی کر رکھی ہے اور جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید سمیت ایسے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ حافظ سعید اس وقت جیل میں مختلف مقدمات میں سزا بھگت رہے ہیں، جن میں دہشت گردی سمیت دہشت گردوں کے مالی معاونت کے مقدمات شامل ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں اس حوالے سے اسمبلی میں درجن کے قریب قوانین بھی منظور کیے ہیں اور متعدد اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ FATF کے سربراہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے فائنانسنگ کے خلاف کافی اقدامات کیے ہیں، جس کے لیے وہ پاکستان حکام کے شکر گزار ہیں۔ تاہم منی لانڈرنگ اب بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کو اس کی تحقیقات کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی کے ایکشن پلان کے ایک نئے نقطے کے علاوہ پاکستان کو FATF کے ذیلی ادارے ایشیا پیسیفک گروپ کے باہمی جائزے میں بھی 40 سفارشات پر عمل کرتا تھا، جس میں زیادہ تر کا تعلق منی لانڈرنگ سے تھا۔ اس حوالے سے پاکستان کو FATF کی طرف سے اب بھی 6 نکاتی نیا ایکشن پلان دیا گیا ہے۔ اس پلان کے مطابق پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی معاونت کی خامیوں کو دور کرنا ہے۔